सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस करूंगा। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे किलिमंजारो पर्वतीय क्षेत्र में आग की घटना। समझेंगे कि किलिमंजारो पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है, वहां पर आग लगने की घटना क्यों चिंताजनक है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में BRO के नाम से जानते हैं। तो समझेंगे कि BRO इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किलिमंजारो पर्वतीय क्षेत्र पर जो आग की घटना घटी है उस पर। थोड़ा सा मैप का हम सहारा लेते हैं, जिससे हमारी टॉपिक पर कमांड मजबूत हो सकती है। अब देखिए, आपके सामने एक वर्ल्ड का मैप है। इसको अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसी में एक रेखा है और इस रेखा को बोलते हैं इंग्लिश में इक्वेटर, हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा। अगर आप विषुवत रेखा को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि एक क्षेत्र और है, और वह जो क्षेत्र है वह अमेजन फॉरेस्ट का क्षेत्र है। और अमेजन फॉरेस्ट का क्षेत्र ये लगभग यहाँ पर विस्तृत है। यहीं पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्गो बेसिन मिलेगा। जो कॉन्गो बेसिन वाला क्षेत्र है वह अफ्रीका में है, विषुवत रेखा के समीप। अब देखिए, ये जो विषुवत रेखा हमने खींची जो दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर एक देश है, उसी में यह आग लगने की घटना हुई है। यह रेखा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो विषुवत रेखा है, जो 0 डिग्री रेखा है, इसका कुछ महत्व है। इसकी महत्व यह है कि इक्वेटर को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री रेखा पर अगर देखें तो टेम्परेचर क्या रहता है, वर्ष भर लगभग हाई रहता है। यहाँ पर जो वर्षा होती है, अर्थात जो रेनफॉल होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, वह भी लगभग साल भर होता है। अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वह कुछ अलग होता है। इसी क्लाइमेट क्षेत्र से घटी हुई जो घटना है उसको हमें समझना। अब देखिए थोड़ा सा एक मैप आप अफ्रीका का जो मैप आप देख रहे हैं, इसमें अगर देखिए तो आपको एक देश दिखाई देगा, और यह देश है आपका तंजानिया। और ये जो तंजानिया है, इसकी जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर है। अब ये जो तंजानिया देश है, इसी के एक क्षेत्र में जो है कि एक पर्वतीय क्षेत्र है, और यह जो पर्वतीय क्षेत्र है इसी का नाम है किलिमंजारो। ये देखिए आपको खूबसूरत सा पर्वत दिखाई दे रहा है, और यही पर्वतीय क्षेत्र क्या है, किलिमंजारो। लेकिन इस समय अगर इस पर्वत को देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा, जो कि आग की लपटों से घिरा हुआ है। अगर तंजानिया की लोकेशन को थोड़ा सा हम ब्रॉड कर देखें, बड़ा कर देखें, तो ये देखिए आपका ये रहा तंजानिया, और इस तंजानिया के उत्तर पूर्व में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक जो है कि माउंट किलिमंजारो नेशनल पार्क दिखाई देगा, और यही पूरा जो किलिमंजारो पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ पर देखेंगे तो माउंट किलिमंजारो पर्वतीय क्षेत्र है। इसी तरह से यहाँ पर अरूसा नेशनल पार्क है, माउंट मेरू नेशनल पार्क है, और ये देखिए मोंडेली फॉरेस्ट रिजर्व है। ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इसकी भी लोकेशन क्या है, इक्वेटर के पास है, विषुवत रेखा के पास में। और ये जो आपका किलिमंजारो पर्वतीय क्षेत्र है, इसकी जो ऊंचाई है काफी अच्छी है, और इसी के कारण यहाँ पर हमने ये समझा कि इक्वेटर वाले क्षेत्र में जब यह स्थित है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। लेकिन आग लगने की घटना क्यों चिंताजनक है, इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। उत्तर पूर्वी तंजानिया स्थित किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ विश्व का सबसे ऊंचा एकल पर्वत अर्थात फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। एकल पर्वत वह पर्वत होते हैं जो किसी पर्वत श्रृंखला के भाग ना हो। जैसे हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजुंगा, माउंट K2, या जो है कि नंगा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत, ये जितने पर्वत हैं हमने क्या देखा कि ये किसी श्रृंखला के भाग हैं, अर्थात कोई रेंज है उसका कोई भाग है।
होता क्या है, जैसा कि आपको पता है कि आपने समझा होगा, पढ़ा होगा कि जब क्या होता है किसी क्षेत्र पर दो तरफ से फोर्स पड़ता है, मान लेते हैं यह दोनों डायरेक्शन से इस पर फोर्स पड़ा, तो यह जो भाग है क्या करता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। और यह जो भाग जितना ही ऊपर उठेगा इसकी जो ऊंचाई है वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो जो वलित पर्वत होते हैं, तो वलित जो अर्थात फोल्डेड माउंटेन होते हैं, उनकी रेंज में जहां दोनों तरफ से दबाव पड़ता है वहां का जो भाग ऊपर उठ जाता है, तो अधिकांश जो ऊंचे पर्वत हैं वो किसी रेंज में मिलते हैं। लेकिन यह क्या है, जो यह फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, इसका मतलब यह है कि यहां पर कोई रेंज नहीं है, यह सिर्फ अकेला खड़ा पर्वत है। इसी प्रकार के पर्वत को हम बोलते हैं फ्री स्टैंडिंग माउंटेन, और यह विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। तो ध्यान रखिएगा कि जो फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, पूछा जा सकता है इसका मतलब क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा माउंटेन का एग्जाम्पल क्या है और सबसे ऊंचा कौन सा है। सामान्यतः जो सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं किसी रेंज, किसी श्रृंखला के भाग होते हैं, जिनका निर्माण जैसे कि हमने बताया वलन क्रिया से होता है। जैसे हिमालय जो चोटियां हैं, एंडीज की जो भी पिक्स हैं या रॉकीज की जो पिक्स हैं, वो सभी क्या होंगी, इसी वलन की क्रिया से निर्मित होती है। अब यह जो आपने देखा किलिमंजारो पर्वत, हमने समझा कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा है, साथ ही साथ फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, और यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। इस पर जो है कि बर्फ अर्थात ग्लेशियर भी देखा जाता है। अब समझिए कि अगर आप इक्वेटर के टेम्परेचर को जानते होंगे, तो वहां पे एवरेज टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ऊंचा रहता है। बावजूद इस पर्वत पर क्या होता है, ग्लेशियर मिलते हैं, बर्फ मिलते हैं, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वह 5895 मीटर है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, अर्थात सरफेस से हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हाइट बढ़ेगी, तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर कम होते होते जब आप इस ऊंचाई पर जाते हैं, तो यहां पर क्या होता है, निम्न तापमान हो जाता है, और इसके कारण भूमध्य रेखा के समीप स्थित होने के बावजूद भी यहां पर क्या होता है, आपको बर्फ देखने को मिलती है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि किलिमंजारो पर्वतीय क्षेत्र पर बर्फ क्यों मिलती है, तो उसके पीछे का कारण है, और उसके पीछे कारण यह है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है। ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर इसलिए कम होता है क्योंकि जो ऊपर की ओर जाते हैं तो गैसों की सघनता कम होती है। गैसों की सघनता कम होने से जो तापमान का अवशोषण करने की वायुमंडल की क्षमता है वह कम होती है। आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। यहां पे आग जल रही है, इसके ऊपर जो है कि एक ऐसा कपड़ा रखिए जो कि बहुत पतला हो, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, उस कपड़े से बाहर चला है। लेकिन अगर मोटा कोई कंबल रखेंगे तो टेम्परेचर को ज्यादा देर तक अवशोषित करेगा। ठीक वायुमंडल के संदर्भ में भी ऐसा होता है। खैर, यहाँ की जो बर्फ है हालांकि वो तेजी से पिघल रही है, और इसके पिघलने का पीछे का जो कारण है वह ग्लोबल वार्मिंग है। 1912 से लेकर अगर अभी तक का आप यहाँ पर जो ग्लेशियर का रेशियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा 85 to 90% ग्लेशियर समाप्त हो चुके हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर ये विशेषताएं किसकी हैं, कि वह भूमध्य रेखा के समीप स्थित पर्वत है और उस पर जो है कि बर्फ भी मिलता है, लेकिन उसकी अधिकांश बर्फ या लगभग 90% बर्फ समाप्त हो चुकी है, तो आंसर क्या होगा, किलिमंजारो पर्वत। जो जोहानस रेबमेन नामक एक जर्मन मिशनरी ने 1848 में रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी को बर्फ पहाड़ की खोज करने के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा पहाड़ खोजा है, लेकिन लोगों ने इस पर भरोसा नहीं किया। कारण यह है कि क्योंकि वो कह रहे थे हमने इक्वेटर पर ऐसा देखा है, और इक्वेटर पर बर्फ नहीं हो सकती ये भरोसा किया जाता था, क्योंकि टेम्परेचर और जो है कि ऊंचाई का जो संबंध था उस समय तो इतना नहीं खोजा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आगे जब समय बढ़ा तो लोगों ने देखा कि यह बात सही है, विषुवत रेखा पर बर्फ का जो है कि एक पर्वत है जिसकी खोज जो है कि की गई थी जोहानस रेबमन नामक एक जर्मन मिशनरी के द्वारा। यह जो पर्वत है अपनी खूबसूरती के साथ साथ जो पर्वतारोही होते हैं, अर्थात जो माउंट क्लाइंबिंग करते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं, उनकी भी काफी जो है कि आकर्षण का केंद्र है, और यह विश्व के सबसे 7 ऊंचे पर्वतों में सबसे आसान माना जाता है जहां पर चढ़ाई
किया जा सकता है। अर्थात जो अगर कोई चाहता है कि हमें ऊंचाई पर जाना, पर्वत पर जाना, तो विश्व के जो सबसे 7 ऊंचे पर्वत हैं उसमें से ये भी शामिल है। इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर यह उन पर्वतों में शामिल है, 7 उन पर्वतों में शामिल होता है जिस पर लोग चढ़ाई करते हैं, लेकिन सबसे जो चढ़ाई करना सबसे आसान होता है यहीं पर। और इसी के कारण यहाँ पर जो पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं उनके लिए आकर्षण का बिंदु रहता है। यहाँ पर 6 ट्रेकिंग या जो चढ़ाई मार्ग हैं और यह इन्हीं के माध्यम से यहाँ पर चढ़ाई की जाती है और औसतन लगभग 5 से 6 दिन का समय लगता है, कई बार 6 से 7 दिन का भी समय लगता है। लेकिन अगर सामान्य गति है तो 6 से 7 दिन, थोड़ी सी ज़्यादा हो तो 5 से 6 दिन। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एक ही दिन में क्या की है, चढ़ाई की है। यहाँ के जो ट्रैकिंग मार्ग हैं उनका नाम है रोंगाई, लेमोसो, सीरा, उम्बवे और मरांगू और मचाई। तो ये पूछा जा सकता है क्या है, तो ध्यान रखिएगा ट्रैकिंग मार्ग। किलीमंजारो जो पर्वतीय क्षेत्र है वो 756 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले किलीमंजारो राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो मैंने आपको जो नेशनल पार्क बताया किलीमंजारो, तंजानिया का मैप दिखाते समय, तो यह जो किलीमंजारो राष्ट्रीय उद्यान है उसी में यह स्थित है। क्या, किलीमंजारो पर्वत। और जो किलीमंजारो राष्ट्रीय उद्यान है इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज के रूप में इसको रखा गया। तो विश्व विरासत स्थल के रूप में इसलिए इसको घोषित किया गया है क्योंकि ये पृथ्वी के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहां लगभग हर प्रकार का इकोलॉजिकल सिस्टम मौजूद है। अर्थात हर प्रकार के इकोलॉजिकल सिस्टम मौजूद होने का मतलब यह है कि यहां पर आपको जो है कि वर्षावन अर्थात इक्वेटर की विशेषताएं भी मिलेंगी, यहाँ की जो वनस्पतियां मिलेंगी वो अल्पाइन भी मिलेंगी, यहाँ पर बर्फ भी मिलेगा। तो सोचिए कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे खूब टेम्परेचर है, खूब वर्षा होती है, बर्फ भी मिलती है, अल्पाइन वनस्पतियां भी मिलती हैं। अल्पाइन वनस्पतियां जबकि इक्वेटर वाले क्षेत्र में नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी ऊंचाई ज़्यादा तो मिलती हैं और यहाँ पे बर्फ से लेकर हर चीज़ है। तो कुल मिलाकर इस तरह यहाँ का जो इकोसिस्टम है वह जो है कि अनोखा है और इसी के कारण विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको रखा गया। किलीमंजारो जैसा कि हमने बताया फ्री स्टैंडिंग माउंटेन का एग्जांपल है और ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो ज्वालामुखी जो पर्वत है, तो आपको पता है कि ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है वो 2 रूपों में होती है। मान लेते हैं कि यह जो है कि कोई एक क्षेत्र था, इसमें से अगर कई बार क्या होता है बीच में दरार पड़ जाती है और दरार पड़ के यह बीच से क्या होता है जब लावा निकलता है तो दरारी प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया। लेकिन हो सकता है कि यह एक क्षेत्र है और यहाँ पर एक जो है कि छेद हो जाए और ऊपर की तरफ यहाँ से एक ही स्थान से क्या करे, लावा निकले। तो इस प्रकार के लावा को केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया का एग्जाम्पल माना जाता है और इसी से नहीं तो हुआ क्या है, धीरे धीरे यहाँ से लावा निकलता रहा, ऊपर बढ़ता रहा, ऊंचाई बढ़ती गई। इसी के कारण फ्री स्टैंडिंग माउंटेन सबसे ऊंचा बन पाया है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4,60,000 वर्ष पूर्व इस ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण हुआ था। यह जो ज्वालामुखी पर्वत है किलीमंजारो, इसमें 3 जो है कि महत्वपूर्ण चोटियां कह लीजिए या जो है कि इनके शंकु कह लीजिए, उससे इसका निर्माण हुआ। कौन कौन सी हैं? सीरा, कीबो, मामेंची से मिलकर यह बना है। अर्थात जो पूरा पर्वत है यहाँ पर 3 ज्वालामुखी कोण शंकु दिखाई दें। कोण शंकु का मतलब यह है कि मान लेते हैं यह आपका एक पर्वत है, तो यहाँ पर क्या होता है, यह जो पूरी शंकुनुमा संरचना होती है इसी को बोला जाता है शंकु। आपने देखा हुआ जो ज्वालामुखी का मुख होता है तो ऐसे निकल रहा है तो यहाँ पे गड्ढा बन जाए, तो ऊपर ये जो गड्ढा बन जाता है इसको बोलते हैं क्रेटर। और यही क्रेटर क्या होता है जब बड़ा आकार धारण कर लेता है तो इसको बोलते हैं काल्डेरा। तो कुल मिलाकर ये ज्वालामुखी का मुख और उसके अगर वो गड्ढा बड़ा है तो क्रेटर और बड़ा है तो काल्डेरा। तो यह जो कोन जैसी संरचना है यहाँ पर 3 है और इनका तीनों का नाम है, एक का नाम है सीरा, दूसरे का केबो, तीसरे का मामेंजी और इन्हीं तीनों के सम्मिलित स्वरूप को हम क्या बोलते हैं, किलीमंजारो पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं। और यह जो है कि एग्जाम्पल माना जाता है स्टेटा वोल्केनो। स्टेटा वोल्केनो का मतलब, स्टेटा का अर्थ होता है पर्वत और वोल्केनो का मतलब होता है जो है कि आपकी ज्वालामुखी, अर्थात ऐसी ज्वालामुखी जहां पे परतें पाई जाती हूं। लेकिन जो लावा है आपको पता है यह क्या होता है, गला हुआ पदार्थ होता है, इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा होता है। तो इसको ये जरूर है कि ऐसी ज्वालामुखी जिसमें परतें मिलती हों ये कह सकते हैं, लेकिन परतें बहुत स्पष्ट नहीं होती।
कारण ये होता है कि जब जो है कि लावा निकलता है तो क्या करता है, परत की जो संरचना उसको मिटा देता है, लेकिन फिर भी इसको स्टेटा वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर चूंकि है जो लावा निकलने की क्रिया है वह एक बार में नहीं हुई होगी, पहले निकला, फिर दूसरी बार में निकला, फिर तीसरी बार में धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ा है, इसके कारण इसको स्टेटा वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो कीवो, मावेंजी और सिरा हैं वह ज्वालामुखी शंकु के एग्जाम्पल हैं। तो ज्वालामुखी शंकु आप ये समझ लीजिए ये इस प्रकार की जो संरचना है। तो मैंने कहा तीनों जो आपके कीवो, मावेंजी और सिरा हैं इनके सम्मिलित स्वरूप को हम जो है कि किलिमंजारो पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा भी है कि लावा जिस केंद्र या मुख से होकर, अर्थात जिस माध्यम से, केंद्र से, जिस छिद्र से होकर बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी का मुख कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और यहीं पर जब पदार्थ इसी मुख के पास जब पदार्थ इकट्ठे होने लगते हैं तो जब इस प्रकार की संरचना बन जाती है तो इसको ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। जो शंकु के मध्यनुमा, जो मध्य में जो गड्ढे नुमा, अर्थात जैसे यहां पर हमने कहा कि यह पूरा जो निकल रहा था तो यहां पर क्या हुआ, जब गड्ढे नुमा एक संरचना बन जाएगी इसी को क्रेटर कहेंगे, और क्रेटर के बड़े रूप को कॉल्डेरा कहते हैं। किलिमंजारो की जो चोटियां हैं या शंकु हैं, जो इसमें जो शंकु है इसमें से मावेंजी और सिरा में अब विस्फोट नहीं होता, अर्थात इसके जो तीन जो माध्यम थे, जो मार्ग थे जहां से ज्वालामुखी का लावा निकलता था, ये सिरा, मावेंजी और कीवो, इसमें से जो मावेंजी और सिरा जो है कि कोण है या जो माध्यम है जिनसे लावा निकलता था वह शांत पड़ गए हैं, इनसे अब लावा निकलने की उम्मीद नहीं है, तो इसको कहेंगे आप निष्क्रिय प्रकार की ज्वालामुखी। जबकि तीसरी जो चोटी है वो कीवो है, इस सुप्त अवस्था में है और यहां पर कभी भी विस्फोट हो सकता है, और जब विस्फोट होगा तो इससे क्या होगा, तबाही मच सकती है। जो पिछला बड़ा विस्फोट हुआ था वह 3.5 लाख वर्ष पहले हुआ था, तो 3.5 लाख वर्ष पहले इसमें बड़ा विस्फोट हुआ था उससे पहले। अब कहेंगे ये कैसे पता चला, तो दरअसल क्या होता है, जो चट्टानें निकलती है ना उससे पता चल जाता है। इससे पहले एक 200 वर्ष पहले भी एक विस्फोट हुआ था, हालांकि कोई उससे मतलब बहुत भयानक नहीं था, हल्का फुल्का था, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि मावेंजी, कीवो, सिरा क्या है, या कीवो में विस्फोट लास्ट टाइम कब हुआ था तो 200 साल पहले, और ये भी पूछा जा सकता है कि किलिमंजारो में किसमें जो है कि विस्फोट होने की संभावना है, तो वह है कीवो। कुछ शोधकर्ताओं ने इस ओर भी इशारा किया है कि अफ्रीका की रिफ्ट घाटी यहां से समीप से गुजरती है, तो यहां पर जो हलचल होगी उसके अंदर से जो भूगर्भिक क्रिया होगी उसका प्रभाव यहां पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर अगर हमने ये समझा तो इसकी जो निर्माण हुआ ज्वालामुखी क्रिया से कई प्रकार की क्रियाएं यहां पे होती रहती हैं। भौगोलिक रूप से अगर इसकी अवस्थिति और इसकी जो ऊंचाई का प्रभाव यहाँ की वनस्पतियों पर हम दे सकते हैं। भौगोलिक अवस्थिति का मतलब क्या है, इक्वेटर के पास। ऊंचाई का मतलब कि ये कितना ऊंचा है, इसका प्रभाव यहाँ की वनस्पति पर भी पड़ा है। यही सब पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कहाँ पे आग लगी थी, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं यही पूछेगा एग्जाम पर। तो अब क्या है कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है और ऊंचाई प्रभाव वनस्पति वो कैसे दिखता है कि 1200 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो वन मिलते हैं वह मिलेंगे, अर्थात यह मान लेते हैं पूरा पर्वतीय क्षेत्र, और इसकी जो ऊंचाई है लगभग हमने बताया कि 6000 मीटर है। तो यहाँ पे अगर ये वाला भाग इस ऊंचाई तक देखेंगे तो आपको विषुवत रेखा वाले वन मिलेंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो कुछ और वन मिलेंगे। कौन से वन मिलेंगे वो देख लेते हैं। 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक विशिष्ट प्रकार की जंगली वनस्पति का यहाँ पर विकास हुआ है। 4000 मीटर की ऊंचाई पर सब अल्पाइन वनस्पति एरिका वन का क्या हुआ है, यहाँ पर विकास हुआ है। और यह जो एरिका वन है ये अफ्रीका में सर्वोच्च ऊंचाई वाले वन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अफ्रीका के सर्वोच्च ऊंचाई वाले वनों को क्या कहा जाता है, कहाँ मिलते हैं। उदाहरण आपका नाम होगा एरिका, और किस क्षेत्र में, किलिमंजारो पर्वतीय क्षेत्र में। कैसिपोरिया और जूनिपेरस वन शुष्क उत्तरी ढलान पर विकसित हुए हैं, वहीं दक्षिणी ढलान पर ओसोटी जंगल दक्षिणी ढाल पर विकसित हुए हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर ये मिलते हैं या नहीं मिलते किलिमंजारो क्षेत्र में। इस समय ये जो पर्वत है वो आग की चपटों से घिरा हुआ है, और किलिमंजारो पर्वत की जो वनस्पतियां हैं, जो घास क्षेत्र है उस पर आग लगी हुई है, और ये जो आग की लपटें हैं
वो कई मील दूर से देखी जा सकती हैं। इससे हम इसकी भयावहता का पता लगा सकते हैं। इसको बुझाने के लिए लगभग 500 से अधिक वॉलंटियर लगे हैं। बावजूद इसके तंजानिया नेशनल पार्क का 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जो वनस्पति थी वह जल चुकी थी और यहाँ की जैव विविधता, यहाँ के जीवों को भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। अभी आपको कुछ दिन पहले हमने बताया था कि जो अमेजन के वन है उनमें आग लगी है। उससे पहले हमने आपको बताया था जो कैलिफोर्निया के जो जंगल हैं उसमें आग लगी है। और इसी वर्ष के हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आपके ऑस्ट्रेलिया के जो घास क्षेत्र हैं उसमें भी आग लग चुकी है। तो आप अब ये देख रहे हैं कि ये जितने क्षेत्र हैं, अब इसमें क्या करिए, किलिमंजारो को भी जोड़ लीजिए। तो जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र हैं, सब क्या कर रहे हैं, आग की जो समस्या है उसका सामना कर रहे हैं। इसके पीछे एक जो महत्वपूर्ण कारण है वह पहला तो है मानवीय हस्तक्षेप, अर्थात जो बढ़ता हुआ मानवीय हस्तक्षेप है वह जितने भी हमारे जैव विविधता संपन्न क्षेत्र हैं उसको नष्ट कर। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ये सब चुनौतियां हैं। अब इससे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि आखिर इन जो आग लगी है इससे जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वहां के वायुमंडल पर क्या पड़ेगा, पता है आपको प्रदूषण होगा, साथ ही साथ किस प्रकार की गैसें निकलेंगी। जो अमेजन फॉरेस्ट वाला टॉपिक हमने लिया था, कैलिफोर्निया के जंगलों में लिया था, उसमें हम डिटेल से बात कर सकें। मैंने आपको बस डायमेंशन दिया है कि आप सोचिएगा, आप पुराने वीडियो मेरे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे BRO अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। भारत की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से लगती हैं। बांग्लादेश के साथ इतनी और 1 किलोमीटर सबके साथ लिखे हुए हैं। सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि सीमा क्षेत्रों की जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी रहे, और इसकी जो जिम्मेदारी है, अर्थात जो हमारे सीमा क्षेत्र हैं वहां पर जो कनेक्टिविटी है, जो रोड हैं, जो सड़कें हैं, जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा रहे, उसकी जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी को दी गई है जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम BRO के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और 7 मई 2020 को इसने अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे किए। यह जो पूरा आपका BRO है ये पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण और इसके रख रखाव का कार्य करता है ताकि सेना की जरूरतें पूरी हो सकें, अर्थात सेना समय पर पहुंच सके। जब भी आवश्यकता हो, जिस तरह की आवश्यकता हो, वह क्या करता है, BRO उस तरह का निर्माण करने का प्रयास करता है। इस संगठन पर 53,000 किलोमीटर लंबी सड़कों की जिम्मेदारी है जो बॉर्डर से जुड़ी हुई है। यह शांति काल में, अर्थात जब कोई डिस्प्यूट किसी देश के साथ नहीं चल रहा है, तो सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशनल सड़कों का विकास और रखरखाव करता है। ऑपरेशनल सड़कों का मतलब ऐसा है कि जिन पर आवागमन होता है, जिनसे वहां के स्थानीय लोग भी जुड़ सकते हैं, तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़कर आर्थिक विकास को यह बढ़ावा देने का कार्य करता है। जबकि युद्ध काल में यह क्या करता है कि सेना के तैनाती वाले इलाकों की कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए, अर्थात अगर किसी देश के द्वारा वहां पे हमला ना हो, हमला होता है तो कैसे तुरंत बना दिया जाए, अर्थात युद्ध काल की आवश्यकताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से सड़कों का निर्माण करता है। यह अपनी स्थापना से अब तक सड़कों, पुलों और कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्मित करता आया है। इसमें जो आपको सबसे महत्वपूर्ण है वह यह जो आपकी स्क्रीन पर है। आई होप थोड़ा सा इसको आप रोक कर और अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ये क्रम संख्या है, ये परियोजना का नाम है, और यह जो है कि राज्य है। अब देखिए एक पहला शब्द है अरुणांक, तो यह क्या है, परियोजना का नाम है। और अरुणांक परियोजना के तहत BRO क्या करता है, असम और अरुणाचल प्रदेश में सड़कों पुलों का निर्माण करता है। इसी तरह है एक है बीकन जम्मू कश्मीर में, ब्रह्मांक, और ब्रह्मांक के तहत असम और अरुणाचल प्रदेश में यह निर्माण करता है। ठीक इसी तरह से अगर देखेंगे तो चेतक पंजाब और राजस्थान के जो क्षेत्र में रोड और सड़कें पुल बनाता है वह चेतक परियोजना के नाम से बना। ठीक इसी तरह के जितने नाम हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा। अगर ये थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है तो जो PDF जाएगा ना उसमें क्लियर होगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, तनाव में नहीं आना। तो हाल ही में क्या हुआ है, BRO ने 7 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में
44 पुलों का निर्माण किया है और इनका उद्घाटन रक्षा मंत्री द्वारा 12 अक्टूबर 2020 को किया गया है। और ये जो 44 पुल बनाए गए हैं, यह जो 44 पुल हैं यह लास्ट नहीं है। बीआरओ की तरफ से ये भी घोषणा की गई है कि वर्ष 2020-21 में 102 पुलों का और निर्माण किया जाएगा। और 102 पुलों का निर्माण करने का समझ सकते हैं ये कितना बड़ा टारगेट लिया है बीआरओ, खासकर उस समय में जब भारत और चीन का जो सीमा विवाद है आप देख रहे हैं कितने चरम पे पहुंच चुका है और पाकिस्तान तो आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। ये जो 44 पुल बनाए गए हैं इसमें से देखेंगे सर्वाधिक 10 पुल जो है कि जम्मू कश्मीर में, 8 पुल लद्दाख वाले क्षेत्र में जो है कि 8 अरुणाचल प्रदेश और बाकी राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर इनको आप नोट कर लीजिएगा, आपके फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में चीन और पाकिस्तान के साथ भारत जिस प्रकार के तनाव बढ़े हैं, ऐसे में इस प्रकार के निर्माण से न सिर्फ सीमा तक जवानों की आवागमन को बीआरओ ने सहज और सुचारू बनाया है, बल्कि विकासात्मक कार्यों को भी गति प्रदान किया है और यही जिम्मेदारी उसको दी गई थी। कुछ माह पूर्व पूर्वी लद्दाख में दारबुक और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन किया गया था, जो कि श्वेक नदी पर निर्मित था। तो जो श्वेक नदी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये किसकी सहायक है। इसका निर्माण भी बीआरओ के द्वारा किया गया था, किसकी, कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का निर्माण जो किया गया था। इसी तरह कुछ माह पूर्व ही लीपू लेक सड़क का जो निर्माण किया गया था उत्तराखंड के पास वाले क्षेत्रों में, वो भी किसके द्वारा किया गया था, बीआरओ के द्वारा। इसको लेकर देखा था आपने भारत और नेपाल और साथ ही साथ चीन के साथ तनाव हमारा बढ़ गया था। और बीआरओ इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक सड़कें हैं उनका भी निर्माण तेजी से कर रहा है। स्ट्रेटेजिक सड़कें वह सड़कें हैं जिनका सीमा के दृष्टिकोण से या सेना के आवागमन के पॉइंट ऑफ व्यू से या जिस पर नियंत्रण रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व सबसे ज्यादा होता है। तो अगर स्ट्रेटेजिक सड़कों का मतलब यह है कि वह सड़कें जो सेना के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनका निर्माण करा। हाल ही में 9.2 किलोमीटर लंबे अटल टनल का जो उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जो द्वारा किया गया है, इसका भी निर्माण बीआरओ ने ही किया है। तो बीआरओ इसलिए चर्चा में है कि इसने अपनी स्थापना के 60 वर्षों में जो देश को सशक्त किया है, मजबूत किया है, इसकी हर जगह तारीफ हो रही है। इसके लिए आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, इसलिए टॉपिक हमने कवर किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।